हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य और मैं हूं आपका क्लास 12th का बिजनेस फैकल्टी। तो बेटा KG1 से लेके 12th तक अगर आपको कोई भी वीडियोस देखनी हो ऑल फॉर फ्री आपको मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे मिल जाएगी, तो डू सब्सक्राइब। एंड अब हम आ चुके हैं बेटा MCQ पार्ट 2 लेकर। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमने पहले 20 क्वेश्चंस करे जो कि MCQ बेस्ड थे ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर से रिलेटेड। अब पार्ट 2 क्वेश्चंस पे आते हैं और इसमें अलग तरह के क्वेश्चंस के अंदर हम डील करते हैं। चलिए देखते हैं बेटा, आर यू गाइज रेडी, यस और नो? कमेंट सेक्शन में बता देना बेटा आपके मार्क्स कितने आए टोटल में से, तो हम लोगों को पता चलता रहेगा आपका ट्रैक कैसा है। ऑल्सो अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी सवाल हो तो बिल्कुल आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? डू लाइक, डू शेयर, डू कमेंट और हमें बताते रहिएगा आपके मार्क्स कितने आए। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 21 आपके कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। मिसेस शर्मा हैज ज्वाइंड अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन। मिसेस शर्मा ने एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी नेम्ड रियलिस्टिक लिमिटेड। नाम क्या था उनका? रियलिस्टिक लिमिटेड। ऑन हर फर्स्ट डे टू द ऑफिस, ऑफिस के पहले दिन, शी एनालाइज दैट देयर वर नो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स असाइंड फॉर वेरियस प्रोडक्ट लाइन। हर एक प्रोडक्ट लाइन के लिए कोई भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे ही नहीं। शी ऑब्जर्व्ड अ सेपरेट टीम स्ट्रक्चर फॉर ईच ऑफ देम and also that they functioned independently of one another। अब वही बात करे जा रहे हैं, सबके लिए अपनी अपनी टीम बना दी और सब अपनी अपनी तरीके से काम कर रहे हैं। from her analysis what can we make out of the realistic limited? हम क्या निकाल सकते हैं उनके एनालिसिस के बेसिस पे? it is a functional form of organization, divisional structure is the way of organization, the company follows the informal structure, या no observation can be made out of this analysis, या कोई भी आपके एनालिसिस नहीं हो सकता इसके बेसिस पे। जरा देखिएगा कैसा पढ़ रहे हैं अपन बेटा, इसके अंदर कौन सा आंसर सही होना चाहिए बेटा आपके हिसाब से? जरा गेस करिए और जैसे मैं आंसर बताऊंगा तो आप देखिएगा, एनालाइज करिएगा क्या आपका आंसर सही था कि नहीं। चलिए लेट्स सी बेटा, लेट्स गो। The right answer for question number 21 is division structure in the way of organization। बेटा हर एक इसके लिए आपने देखो, there is no different डिपार्टमेंट्स नहीं बनाए, आपने अलग अलग टीम्स बना दी। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? डिवीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 22, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या लीड करती है? फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, प्रोसीजरल डिलेज या डिलेड डिसीजन मेकिंग। प्रोसीजरल डिले होता है कि डिले होता है डिसीजन मेकिंग में। मोर एम्फेसिस ऑन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ज्यादा एम्फेसिस होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में। या फास्टर स्प्रेडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन जल्दी स्प्रेड होती है। कौन सी चीज के बारे में बात करते हैं? फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंस होगी, ये प्रोसीजरल डिले होगा, मोर एम्फेसिस ऑन इंटरपर्सनल रिलेशन, या फिर फास्ट स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन। चलिए देखते हैं बेटा विच आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर बी, द आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी, प्रोसीजरल डिले एंड डिलेड डिसीजन मेकिंग। बेटा फॉर्मल के अंदर क्या होता है? इनफॉर्मल वे में काम कर लूं क्या वाला? हाँ कर लो, चलो हो गया। यहां पे क्या होता है? आपको बैक एंड फोर्थ करना होता है, रीजंस देने पड़ते हैं। मतलब फॉर्मल वे है, थोड़ा फॉर्मल वे में थोड़ा सा समय लगता है चीजों को करने में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज दैट इज जनरली प्रेफरेबल। डिविएंस, स्टेटस क्यू, डिसरप्टिवनेस या डिसऑर्डरलाइननेस। बेटा क्या होगा इसका ऑप्शन सही? जरा देखते हैं, गेस मारिए क्या है बेटा, गेस मारिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। विच वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्या होता है? एक डिसएडवांटेज क्या होता है बेटा? स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू क्या है बेटा? स्टेटस क्यू क्या होता है बेटा? इसका मतलब है जैसे कि इंटरफेरेंस होता है बेटा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाना, सोशल इंटरफेरेंस हो जाना, उन सब चीजों की बात कर रहे हैं, ठीक है? वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एक डिसएडवांटेज का बात करता है। उसके बाद व्हाट एक्सप्लेन्स इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन द बेस्ट। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को सबसे बेस्ट क्या डिस्क्राइब किया जाता है? क्या एक्सप्लेन करेगा? ऑल डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट टू अ कोऑर्डिनेटिंग हेड। सारे डिपार्टमेंट एक कोऑर्डिनेटिंग हेड को आप जाके बोलता है। नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप दैट अराइज। नेटवर्क किसका? पर्सनल और सोशल रिलेशनशिप का, दैट अराइज एज पीपल एसोसिएट विथ अदर पीपल इन वर्क एनवायरमेंट।
जब लोग एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं तो वो जनरल आपका नेटवर्क होता है, रिलेशनशिप बढ़ता है, पर्सनल और सोशल। दिस स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड इंटेंशनली बाय द मैनेजर फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए इंटेंशनली इनफॉर्मल वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। या नन ऑफ द अबव, कोई सा भी नहीं होगा। बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट? A, B, C, D. Which one is correct? Option number A, B, C, D. Let's see. Option number B is correct. Network of personal and social relationship. बट जब फॉर्मल होता है ना तो फॉर्मल वे में अपन इतने रिलेशंस बना नहीं पाते, इनफॉर्मल वे में रिलेशंस ज़्यादा बनते हैं। पर्सनल रिलेशंस और सोशल रिलेशंस आपके ज़्यादा बनते हैं, बिकॉज एक इंसान दूसरे इंसान से पर्सनली बहुत इंटरेक्ट करता है, ठीक है, सोशली या पर्सनली बहुत इंटरेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 25, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स नेसेसरी एनवायरनमेंट फॉर इंडिविजुअल्स। कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रोवाइड करवाती है बेटा? नेसेसरी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा रही है इंडिविजुअल्स के लिए, जो कि क्या होता है? अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, या नन ऑफ द अबव। व्हिच वन इज करेक्ट? Informal organization provides necessary environment for individuals. Authority, accountability and responsibility, creativity and innovation, या none of the above. Informal organization में क्या होता है बेटा आपका? नेक्स्ट क्रिएटिविटी आती है, इनोवेशन आता है। जब देखो टेढ़े ख्याल जो होते हैं ना, कई बार वही सबसे बेस्ट होते हैं। जो आपके टेढ़े मेढ़े ख्याल होते हैं ना, टेढ़े मेढ़े आइडियाज होते हैं, वही सबसे बेस्ट होते हैं। वो कब आती है बेटा? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आती है। आप देखो ना, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जैसा काम करने को बोला है वैसे ही करने का है, तो उसमें क्रिएटिविटी या इनोवेशन नहीं होता, ठीक है। वो कब आता है? जब आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो। क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की इंपॉर्टेंस क्या नहीं है? इफेक्टिव मैनेजमेंट, रिलीफ टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, हेल्प कर रही ग्रो करने में, या बेसिस ऑफ मैनेजमेंटल हायरार्की। बेसिस ऑफ मैनेजमेंटल हायरार्की जो है उसका बेसिस है। बताइए कौन सा पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंस नहीं है 26 के आंसर का? बताइए क्वेश्चन का। चलिए देखें, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर इज बी, रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजर्स। बेटा रिलीफ नहीं मिल रहा है ना टॉप लेवल मैनेजर को। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में हमेशा सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशन होता है, हाँ या ना? ये बैक एंड फोर्थ करते रहते हैं आपस में, तो इनको रिलीफ कहाँ मिल रहा है? ये भी तो इन्वॉल्व है ना, सुपरवाइज करते हैं इनको। क्या करते हैं बेटा? सुपरवाइज करते हैं, तो रिलीफ नहीं मिलता है इनको, ये लोग काम करते ही रहते हैं, तो इट्स नॉट द इंपॉर्टेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 27, डैश एंश्योर्स दैट द सबऑर्डिनेट परफॉर्म्स टास्क ऑन बिहाफ ऑफ द मैनेजर। क्या इंश्योर करता है बेटा? डैश इंश्योर करता है कि सबऑर्डिनेट परफॉर्म करे टास्क किसके बिहाफ पे? मैनेजर की बिहाफ पे, देयर बाय रिड्यूसिंग हिज वर्कलोड, उसका काम कम हो जाए मैनेजर का, एंड प्रोवाइडिंग हिम विथ मोर टाइम, और उसको ज्यादा टाइम मिल जाए टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स। उसको टाइम ज्यादा किस पे मिले? इंपॉर्टेंट काम करने पे ज्यादा ध्यान जाए उसका। वो क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, या अकाउंटेबिलिटी है? विच वन इज करेक्ट? बताइए Which one is correct? चलिए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बेटा जब मैनेजर काम करने को अथॉरिटी दे दे थोड़ी सी, किसको? अपने सबऑर्डिनेट को, तो उसे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहा जाता है, क्योंकि दो लोगों के बीच में होती है, 2 पर्सन्स के बीच में होती है। 2 पर्सन्स के बीच में क्या होता है बेटा? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन विच रिलेट्स टू ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट। कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है? द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन विच रिलेट्स टू ऑब्लिगेशन, मतलब ड्यूटी ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन्ड ड्यूटी इज नोन एज। कि उसको एक ड्यूटी दी गई है कि उसको जो एक्टिविटी करनी है, परफॉर्म करनी है, वो ढंग से हो, उसको जो ड्यूटी दी गई है, जिम्मेदारी दी गई है, वो पूरी करे। वो कौन सा एलिमेंट है डेलीगेशन का? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, या सेंट्रलाइजेशन? कौन सा है? अथॉरिटी दे दी ऐसा बोल रहे हैं, तो कौन सी चीज हो जाती है? जिम्मेदारी हो जाती है क्या? जिम्मेदारी हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है उनकी, हाँ या ना? जब आपको पावर्स दे दी जाए, ड्यूटी दे दी जाए, तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उस ड्यूटी को पूरा करना। समझ आया? वही आपका सवाल था।
क्लियर? क्वेश्चन नंबर 29, नेम द कंसेप्ट व्हिच एक्सप्लेन्स द मैनर in which decision making responsibility are divided among hierarchical levels. hierarchical levels पे आप जो है decision making की responsibility divide कर रहे हो, उसे क्या कहा जाता है? Organizational structure, span of management, delegation या decentralization? बताइए। A, B, C, D के अंदर क्वेश्चन नंबर 29 जहां पे बोल रहा है कि ऐसा डिसीजन मेकिंग पावर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर दी जाए हायरार्किकल लेवल पे, तो उसे क्या कहा जाता है? अभी पढ़ा था आपने, तो आपको याद होना चाहिए, इट्स डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में हम इवनली डिवाइड कर देते हैं हर डिवीजन के अंदर पावर्स को, और हर हायरार्किकल लेवल पे, हर लेवल पे हम लोग जो है पावर्स को डिवाइड कर देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, मिनिमम फ्रीडम फॉर मैनेजर एंड मैक्सिमम कॉन्स्ट्रेंट्स आर मेन फीचर ऑफ। मिनिमम फ्रीडम ऑफ मैनेजर, मैनेजर की मिनिमम फ्रीडम है, एंड मैक्सिमम कंस्ट्रेंट्स की मैक्सिमम कंस्ट्रेंट रुकावटें हैं, आर मेन फीचर ऑफ। किस चीज की मेन फीचर है? टोटल ऑटोनॉमी है, टोटल डिसेंट्रलाइजेशन है, टोटल सेंट्रलाइजेशन या टोटल कॉन्ग्रुएंसी है? बताओ, कॉन्ग्रुएंसी है, विच वन इज द राइट आंसर? टोटल ऑटोनॉमी है, टोटल डिसेंट्रलाइजेशन है, टोटल सेंट्रलाइजेशन है, टोटल कॉन्ग्रुएंसी है? बताइए, विच वन इज द राइट आंसर? टोटल सेंट्रलाइजेशन बेटा, ना ही टोटल ऑटोनॉमी है, ना ही टोटल कॉन्ग्रुएंसी है, ना ही आपके डिसेंट्रलाइजेशन है। क्या है बेटा? सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या? जहां पे आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही पावर्स हैं, नीचे पावर्स वगैरह इतनी नहीं है, कम लोगों के हाथ में पावर्स दी गई है, पावर जो है कम लोगों के हाथ में है, जो कि है टॉप लेवल मैनेजमेंट। बाकी इनके नीचे जितने भी लोग हैं, इनको पावर्स नहीं बांटी गई हैं इतनी, है ना, बेसिक से। ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काफी यूज किया जाता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, चलिए जी। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है बेटा? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेट्स एज अ रिजल्ट ऑफ कंपनीज रूल्स एंड पॉलिसीज। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसे ओरिजिनेट होती है बेटा? उनके कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पे। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अराइजेज आउट ऑफ पर्सनल क्वालिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स की पर्सनल क्वालिटी के वजह से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आती है। अंडर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन एनी डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में आप कम्युनिकेट कर सकते हो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अच्छा, ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज रिजिड इन नेचर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिजिड होती है नेचर के अंदर। बेटा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड पॉलिसीज के बेसिस पे आती है। आपकी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसे आती है? पर्सनल क्वालिटी होती है इंडिविजुअल की। अंडर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन कैसी भी डायरेक्शन में होती है, ऊपर वाला नीचे वाले से बात कर रहा है, नीचे वाला ऊपर वाले से बात कर रहा है, कैसे भी हो सकती है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिजिड होती है नेचर के अंदर, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑब्वियसली हर कहीं थोड़ी बात कर सकते हो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। रतन टाटा के गेट पे जाके थोड़ी खटखटा सकता हूँ, भैया मेरी सैलरी नहीं आई। एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन का एक फॉर्मेट है ना, किसी से कम्युनिकेट करना होगा तो एचआर से कम्युनिकेट करूंगा मैं, हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 31, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? अकाउंटेबिलिटी कैन बी एंटायरली डेलीगेटेड। अकाउंटेबिलिटी मतलब जो आंसरेबल होना है, जो बंदे के पास जवाब होना चाहिए, आंसरेबल जो होता है व्यक्ति, वो पूरी की पूरी किसी और को दी जा सकती है। अकाउंटेबिलिटी फॉलोज डाउनवर्ड। अकाउंटेबिलिटी फॉलो डाउनवर्ड मतलब कि आंसर ऊपर वाला देगा नीचे वालों को, ऐसा होता है क्या? अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू आंसरेबिलिटी फॉर फाइनल आउटकम ऑफ द असाइन टास्क। क्या बात है, कितनी अच्छी बात कही गई है कि भैया जो अकाउंटेबिलिटी को कहा जाता है, जो इंसान आंसर या फिर जिनको जिम्मेदारी दी गई उन्हीं से जवाब चाहिए ना, और वो फाइनल रिजल्ट के ऊपर मांगी जाती है। जो भी टास्क दिया उसके फाइनल रिजल्ट के ऊपर आपसे सवाल पूछ जाते हैं कि जो काम बोला था कर दिया क्या? आपने बोला हाँ कर दिया, आंसरेबल थे। अकाउंटेबिलिटी मीन्स द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट। अकाउंटेबिलिटी बोल रहा है कि भैया एक इंसान की पावर, एक इंसान के पास हक है कि अपने इंडिविजुअल लोगों को, मतलब अपने सबऑर्डिनेट को काम करवा सकता है। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देख लो, ऑप्शन सी इज करेक्ट क्यों है? आंसरेबल है ना, जो रिजल्ट है उसके बेसिस पे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 33, आइडेंटिफाई द प्रोसेस इलस्ट्रेटेड बाय द पिक्चर अबव इन विच द सुपीरियर मिस्टर पी इज
प्रोवाइडिंग अ पार्ट ऑफ हिज अथॉरिटी टू जेम्स फॉर मेकिंग डिसीजन। ये बोल रहा है यू आर इन चेंज ऑफ द प्रोजेक्ट, यू आर इन चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट। आप जो है बेटा, हो सकता है शायद आपको दिखे ना, तो मैं पढ़ के बता देता हूं। यू आर इन चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट, आप प्रोजेक्ट के इंचार्ज हैं। ये जो है मिस्टर पीटर हैं, जो किसको दे रहे हैं बेटा, सुपीरियर है ये इनको बोल रहा है। किनको बोल रहा है? एक और व्यक्ति को बोल रहा है, कुछ पावर्स दे रहा है। ये बोल रहा है यू आर इन चार्ज ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज कौन है? ये है। ये बता रहा है इनको कि तुम अब इंचार्ज हो इस प्रोजेक्ट के। आई एम हियर इफ यू नीड मी, ये बोल रहा है कि अगर तुम्हें जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ जाना, अगर तुम्हें हेल्प की जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना, ठीक है। अब प्रोवाइडिंग अ पार्ट ऑफ हिज अथॉरिटी टू जेम्स फॉर मेकिंग डिसीजन, बताइए क्या है? अथॉरिटी है, डेलीगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या है? क्या है? बताइए बताइए, क्या दे रहा है वो? क्या दे रहा है बेटा? डेलीगेशन कर रहा है, कुछ दे रहा है। डेलीगेशन दे रहा है मतलब कुछ सौंप रहा है, कुछ जिम्मेदारी दे रहा है, कुछ पावर्स दे रहा है, तो मतलब डेलीगेट कर रहा है, ठीक है, डेलीगेट कर रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी दैट कैन बी इंटरप्रेटेड फ्रॉम द पिक्चर। अब बताइए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो कि इंटरप्रेट की जा सकती है, उसके इंपॉर्टेंस। In which the manager of a company is worried to approve all the files while candidates are waiting for the interview outside the office। ये बोल रहा है all files must be approved by me। वो बोल रहा है यार सारे के सारे जो है ना ये मेरे से अप्रूव होके जाएंगी, और बाहर जो है लोग जो है टाइम देख रहे हैं, यार मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा, और इकलौता आदमी काम कर रहा है, सारी फाइलें इसको निपटानी है और सारे लोग बाहर वेट कर रहे हैं। तो देखो क्या बोल रहे हैं बेटा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी लीड्स टू इफेक्टिव मैनेजमेंट। ये कौन सा इंपॉर्टेंस बता रहा है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है लीड्स टू इफेक्टिव मैनेजमेंट, इफेक्टिवली मैनेजमेंट किया जा सकता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी लीड्स टू एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी लीड्स टू बेटर कोऑर्डिनेशन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है वो क्या कर रहा है बेटा? बेटर कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रहा है। या नन ऑफ द अबव, व्हिच वन इज द राइट आंसर? द अथॉरिटी लीड्स टू इफेक्टिव मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इफेक्टिवली हो रहा है, ठीक है, इस चीज की यहां पे बात करी जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 35, स्टेटमेंट डिविजनल हेड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस फॉर हिज हर फर्म या हर डिविजन। कि एक डिविजनल हेड है वो जिम्मेदार है एक अपने डिवीजन के प्रॉफिट या लॉस कमाने के लिए। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है बेटा फंक्शनल स्ट्रक्चर इज इकोनॉमिकल दैन डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है इकोनॉमिकल है डिविजनल स्ट्रक्चर से। अब बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, या दोनों करेक्ट है या दोनों इनकरेक्ट है? पहला बेटा, डिविजनल हेड क्या रिस्पॉन्सिबल होता है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए? हाँ होता है ना, क्या दिक्कत है? क्या फंक्शनल स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल होता है डिविजनल से? चलो देखते हैं बेटा क्या ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, मतलब ये वाला सही है, ये वाला गलत है। स्टेटमेंट 2 बोलता है पहला सेकंड वाला सही है, पहला वाला गलत है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। यस, डी ऑप्शन, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, दोनों ही गलत बात बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर इज बोथ द स्टेटमेंट्स ट्रू। डिविजनल हेड की ही जिम्मेदारी है उसके डिवीजन के प्रॉफिट एंड लॉस की, कि जो भी प्रॉफिट कमाएंगे जो भी नुकसान कमाएंगे उसकी जिम्मेदारी है वो, कि वो उसको लेके आना था। फंक्शनल स्ट्रक्चर में ऑब्वियसली जब आप स्ट्रक्चर ही काम के बेसिस पे कर रहे हो तो आपको इसमें कॉस्ट एफिशिएंट होगा, पैसा कम लगेगा। डिविजनल में क्या होता है, प्रोडक्ट के बेसिस पे सबके फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग, सबके मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग, सबके एचआर डिपार्टमेंट अलग, तो पैसा ज्यादा लगेगा। सेम काम कर रहे हैं फिर भी अलग अलग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 स्टेटमेंट पहला, अकाउंटेबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड। अकाउंटेबिलिटी क्या डेलीगेट की जा सकती है? अच्छा ठीक है, देखते हैं बेटा। स्टेटमेंट 2, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड कंप्लीटली। भैया जिम्मेदारी भी पूरी कंप्लीटली दे सकते हो किसी और को, और आंसरेबिलिटी मतलब मेरे को पावर दी गई, मेरे को जिम्मेदारी दी गई और मैं बोल रहा हूं सवाल इससे कर लो तुम। अरे क्यों कर लो इनसे सवाल, आंसरेबल तो आप होगे ना। तो ये बोल रहा है कि वो भी किसी और को दी जा सकती है। जरा देखो बेटा दोनों स्टेटमेंट सही है क्या? क्या दोनों स्टेटमेंट गलत है क्या, या कोई एक सही है कोई एक गलत है? जरा देखते हैं। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, या स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर फॉल्स, इनकरेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? चलिए देखते हैं।
बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों बेटा? अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल ट्रांसफर नहीं कर सकते और रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकते हो लेकिन थोड़ी सी, कंप्लीटली नहीं। ये वर्ड यहां पे गलत आ जाता है, कंप्लीटली आप कंप्लीटली नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत कर सकते हो, ठीक है? तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 37 असर्शन। बेटा असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन। पीपल वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, जो लोग सेम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, कैन वर्क इन गुड कंडीशंस, गुड कोऑर्डिनेशन में काम कर सकते हैं। जो लोग वर्किंग इन अ सेम डिपार्टमेंट, जो लोग एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा हो सकता है, अच्छे कोऑर्डिनेशन में काम कर सकते हैं। रीजन, ऑर्गेनाइजिंग प्रमोट्स इफेक्टिव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट्स ड्यू टू सिमिलैरिटी ऑफ टास्क परफॉर्म्ड। वो बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रमोट करती है इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन को। क्यों? क्योंकि जो डिपार्टमेंट में काम हो रहा है उसमें सिमिलर नेचर का काम हो रहा है, ठीक है? चलो देखो, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर करेक्ट। भैया असर्शन जो है उसका रीजन दोनों कनेक्ट है, या असर्शन ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट, बी जो है गलत है, ठीक है? सी ऑप्शन, बोथ असर्शन एंड ए आर करेक्ट एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। वो बोल रहा है कि भैया आपका जो रीजन जो है आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जो आर जो है, रीजन जो है वो करेक्ट है, आपका एक्सप्लेनेशन है किसका? इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। या फिर बोथ असर्शन ए एंड आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। वो बोल रहा है या तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, दोनों की चीजें खराब हैं, असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है, और बोल रहा है एक ऑप्शन कि भैया दोनों सही है और इसी का राइट एक्सप्लेनेशन ये है। और लास्ट ऑप्शन बोलता है दोनों ही चीजें सही है लेकिन ये जो बोल रहा है वो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है? मतलब क्या हुआ, अपन को निकालना है इसके अंदर ऑप्शन कौन सा सही है, ए बी सी डी के अंदर। चलिए देखते हैं बेटा कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट कि भैया लोग सही से ढंग से कोऑर्डिनेशन में क्यों काम कर पाते हैं? क्योंकि सेम नेचर का काम कर रहे हैं। और यहां पे क्या बोल रहा है, सेम नेचर का काम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी जो है प्रमोट करती है सेम नेचर के काम को, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन में मदद मिलती है। लो सेम एक्सप्लेनेशन है, सी एक्सप्लेनेशन है। राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 38 असर्शन एंड रीजनिंग का। डेलीगेशन इज अ प्री रिक्विजिट। डेलीगेशन क्या एक प्री रिक्विजिट है टू दी इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का एक प्री रेजिक्विट है, ठीक है? प्री रेजिक्विट है कौन? डेलीगेशन। डेलीगेशन इज अ प्री रेजिक्विट टू द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? अगर ढंग से काम करना है ऑर्गेनाइजेशन को तो उसका एक प्री रिक्विजिट जो होता है वो डेलीगेशन है, मतलब एक समाधान। प्री रिक्विजिट मतलब एक समाधान, डेलीगेशन जो है समाधान है एक अच्छे फंक्शनिंग का ऑर्गेनाइजिंग के। रीजन क्या है? इट एनेबल्स अ मैनेजर टू यूज हिज टाइम ऑन हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज। रीजन बोल रहा है कि वो क्या करता है बेटा, इट एनेबल्स अ मैनेजर, एक मैनेजर मतलब क्या करता है, वो मैनेजर को एनेबल करता है टू यूज हिज टाइम ऑन हाई प्रायोरिटी, अपनी हाई प्रायोरिटी पे उसको काम करने को मदद करता है। अब बेटा थोड़ी सी बात यहाँ पे ना ढंग से लग नहीं रही है, तो क्या दोनों करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट मतलब असर्शन रीजन दोनों इनकरेक्ट है? असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है। असर्शन एंड रीजन जो है वो करेक्ट, बेसिकली दोनों करेक्ट हैं लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। और लास्ट ऑप्शन बोलता है कि भैया आपका करेक्ट तो है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। चलो देखते हैं बेटा विच वन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मतलब क्या, यहां पे बोल रहा है कि भैया डेलीगेशन इज प्री रिक्विजिट टू द इफेक्टिव फंक्शनिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कि भैया इफेक्टिव फंक्शनिंग होगी किस वजह से? क्योंकि डेलीगेशन कर रहे हो, सौंप रहे हो किसी चीज को, ठीक है? बोल रहे हैं इट एनेबल्स द मैनेजर टू यूज हिज टाइम ऑन हाई प्रायोरिटी। उसका समय जो है सही समय का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बेटा यहां पे क्या लग रहा था अपने को कि हो सकता है कि वो अपनी प्रायोरिटी पे इस्तेमाल कर सके टाइम को, तो इसके अंदर जो कंसेप्ट है ये सुनने में गलत लगता है लेकिन इसका एक्चुअल जो मीनिंग है वो यही है कि बेटा अपने प्रायोरिटी को टाइम कैसे, अपने काम को टाइम कैसे दोगे, प्रायोरिटी कैसे दोगे एक्टिविटीज को, जब वो अपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन को शिफ्ट कर दे, डेलीकेट कर दे, वही क्रस्ट आके यहाँ पे आपका आंसर आता है। समझ आया? तो ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा अपने को। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 39 मैच द फॉलोइंग करिए भैया। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क किसका होगा?
देखो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क देख लिया अपन ने, डिपार्टमेंटलाइजेशन देख लिया, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज देख लिया, एस्टैब्लिशमेंट अथॉरिटी रिलेशनशिप देख लिया। चलो देखो कौन सा होगा, एलोकेशन ऑफ वर्क एज पर द कॉम्पिटेंस ऑफ एम्प्लॉयज, कि एलोकेशन ऑफ वर्क, काम उनकी क्षमता के अनुसार उनको दो। ठीक है, चलो ठीक है, उसका भी कुछ अपन को ऐसा दिख रहा है, यहां पे ऐसा ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन दिख रहा है। क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का क्रिएशन दे दो। ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर टास्क, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर टास्क मतलब एक काम को साथ मिला के रखने वाला बात करी जा रही है। ठीक है, अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड शेयरिंग बर्डन, बर्डन्स को शेयर कर लेना। ठीक है, उसकी बात करी जा रही है। चलो देखते हैं बेटा विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी डी। आइए देखते हैं बेटा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, मतलब पहले का फोर्थ, सेकंड का थर्ड, फर्स्ट का फर्स्ट, नहीं थर्ड का फर्स्ट, फोर्थ का टू। पहले का फोर्थ है बेटा, पहले का फोर्थ मतलब क्या, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क मींस अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड शेयरिंग बर्डन। सही है ना, आइडेंटिफाई करो, काम के टुकड़े कर दो, क्यों, क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ काम ना हो और बर्डन थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए, एक ही इंसान के ऊपर पूरा बर्डन ना हो। ठीक है, उसके बाद देखो फिर बोल रहा है कि भैया जो आपका सेकंड का थर्ड है, बोल रहा है डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर टास्क। भैया वही बात तो है, डिपार्टमेंट किस बेसिस पे बनाया जाता है, सेम काम करने वाले लोगों को एक डिपार्टमेंट में डाल दो, जैसे कि प्रोडक्शन, फाइनेंस, एचआर। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज बेटा क्या होता है, एलोकेशन ऑफ एज पर वर्क देयर एज पर द कॉम्पिटेंसी ऑफ एम्प्लॉइज, कि एम्प्लॉय के कैपेबिलिटीज के हिसाब से हम उनको एलोकेशन कर रहे हैं उनके काम का। और अपने पास क्या हो जाता है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप, क्या होगा बेटा, क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, रिलेशनशिप रख रहे हो अथॉरिटी और उसके बीच में, तो वो क्या होता है बेटा, उससे अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। आप जिम्मेवारी दे रहे हो तो वो इंसान आंसरेबल भी होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, आपका ये वाला ऑप्शन सही है। मैं मैच कर देता हूं फिर भी, ये इसका 1 का 4, इसका 3, इसका सॉरी असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज का एलोकेशन उनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से, और ये इधर। क्लियर है, समझ आया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा, नेक्स्ट पॉइंट पे लास्ट एक और मैच द फॉलोइंग अपने पास है, द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप विच अराइजेस स्पॉन्टेनियसली, कि नेचर ऐसा नेटवर्क जो कि स्पॉन्टेनियसली अराइज हो जाता है सोशल रिलेशनशिप की वजह से। नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर अ सुपीरियर, एक नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट सुपीरियर के अंडर हो। द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म, कि ऐसा फ्रेमवर्क जिसके अंदर मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क जो है परफॉर्म किए जाते हो। एंड ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक ऑप्शनल पॉलिसी जो कि डिसीजन कौन ले रहा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ले रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, डिसेंट्रलाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। आइए जरा देखते हैं बेटा ऑप्शंस क्या है अपने पास, ऑप्शंस है अपने पास ए बी सी डी। जरा देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है अपने पास। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हाउ सी इज करेक्ट, जरा देखिएगा, पहले का आप बोल रहे हैं थर्ड, तो देखते हैं बेटा, द नेटवर्क ऑफ सोशल एंटरप्राइज, सोशल रिलेशनशिप विच अराइजेस स्पॉन्टेनियसली, कि सोशल रिलेशनशिप्स के वजह से ये स्पॉन्टेनियसली नेटवर्क जो है बिल्ड हो जाता है। कैसे, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था ना अपन ने, सोशल रिलेशनशिप कैसे बनते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बनते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आप रिलेशनशिप नहीं बना पाते। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है अपना सेकंड का है फोर्थ, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर सुपीरियर। आपको याद हो तो मैंने स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में बताया था आपको, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स जो कि एक सुपीरियर द्वारा मैनेज किए जा सके, वो बात करी जा रही है। ठीक है, उसके बाद थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, थर्ड ऑप्शन बोल रहा है फर्स्ट, कि भैया द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म, कि एक फ्रेमवर्क जिसके अंदर मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, वो कौन सा है बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसी के अंदर तो करते हैं। और लास्ट पॉइंट आ जाता है अपना एन ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, वो क्या है अपना डिसेंट्रलाइजेशन, कि एक ऑप्शनल पॉलिसी चाहे तो वो कर सकते हैं। क्लियर, चलिए जी। और बेटा
और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट बेंच चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे आप KG1 से 12th सारी की सारी वीडियोस देख सकते हो ऑल फॉर फ्री इन सारे सेगमेंट में। CBSE इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSC ओलंपियाड्स, हिंदी मीडियम के लिए अपने पास अलग चैनल भी है, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूपी, बिहार, MP बोर्ड को भी आप सारी वीडियोस देख सकते हैं ऑल फॉर फ्री। किसी भी तरह के टैबलेट, फोन और लैपटॉप के ऊपर आप वीडियोस देख सकते हैं। चाहे तो बेटा ये नोट्स भी आप अवेल कर सकते हैं, जिसको आपको हेल्प मिलेगी आपके बोर्ड एग्जाम्स में। ई नोट्स, ई बुक्स भी मिल जाएंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में होगा। और आप चाहें तो हमें इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी। थैंक यू सो मच।